हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। इसको हम घटना चक्र पूर्वावलोकन से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। और सॉरी गाइस फॉर माय वॉइस, थोड़ा सा गला खराब है इसलिए शायद मेरी आवाज़ थोड़ी सी तभी तभी आपको आ रही होगी, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। किसके द्वारा की गई थी? 1780 में की थी। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम प्रमुख बने थे नाजिन, जिनको मौलवी मुइज़ीन उद्दीन कहा जाता था। तो पहले आते हैं, सबसे पहले मदरसा बनवाया। देखो, अंग्रेजों ने आते ही साथ ही फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, कोई माने या ना माने। सबसे पहले मदरसे बनवा दिए। स्कूल नहीं बनवा सकते थे? नहीं, लेकिन इन्हें क्या बनवाया है? मदरसा बनवाया है। कब बनाया है? 1780 में बनाया है। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा बनवाया गया है। कहाँ पर? कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करवाई गई। इनके प्रमुख किनको बनाए गए हैं? नाजिन को बनाया गया है। ना ये जानते हैं ना वो जानते हैं। नाजिन मौलवी मुइज़ुद्दीन उल-दीन को बनाया गया है। मुइज़-उद-दीन को बनाया गया है। इस मदरसे में फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। तो मुस्लिमों को इस मदरसे में क्या पढ़ाया जाता था? फ़ारसी, अरबी और जो मुस्लिम कानून है उनको पढ़ाया जाता था। इनके स्नातक ब्रिटिश राज्य के द्विभाषीय के रूप में सहायता करते थे। तो अब इसमें ब्रिटिश राज्य, इनके जो स्नातक हैं वो कैसे इनकी सहायता करते थे? तो जो ब्रिटिश राज्य में द्विभाषी हैं, जो इंटरप्रेटर वगैरह हैं, उनके रूप में इनकी सहायता किया करते थे। क्योंकि इनको कहाँ से आएगी? फ़ारसी, अरबी और मुस्लिम कानून। तो ये क्या करते थे? जो इंटरप्रेटर है ना, उसकी सहायता से इनकी सहायता किया करते थे। 1791 में मद्रास के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। तो अब देखो, इन्होंने क्या किया? पहले मदरसा बनवाया, फिर थोड़े से हिंदू गुस्सा हो गए तो इन्होंने बोला कि चलो भैया हिंदुओं के लिए बना दे रहे हैं, संस्कृत विद्यालय बनवा दिया इनके लिए। कहाँ पे बनवाया है? तो हमारी जो संस्कृति की नगरी है बनारस, उसमें एक विद्यालय बनवाया है। किसने बनवाया है? जो ब्रिटिश रेजिडेंट है बनारस का, जोनाथन डंकन, उनके द्वारा बनवाया गया है। 1791 में क्या बनवाया गया है? संस्कृत कॉलेज, जो कि प्रथम था बनारस में। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदुओं के धर्म, साहित्य, कानून का अध्ययन कराना। मतलब हिंदुओं को क्या पढ़ाएंगे? धर्म, साहित्य, उनका कानून पढ़ाया जाएगा। यहाँ हिंदुओं को कट्टर कर रहे हैं, वहाँ पे मुसलमानों को कट्टर किया जा रहा है। तो ये सब नीतियाँ किनके द्वारा चलाई गई हैं? ब्रिटिश शासन के द्वारा चलाई गई हैं। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई है। तो अब देखो भैया, माइकल मधुसूदन दत्त को बोला गया है कि चलो भैया पेरिस की जो रॉयल सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी है, उसके सदस्य बन जाओ। किनको बनाया गया है? माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई है। वॉरेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंसन ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद करवाया है। तो जो भगवत गीता है उसका आंग्ल अनुवाद किसके द्वारा करवाया गया है? तो जो हमारे विल्किंसन हैं उनके द्वारा कराया गया है। विल्किंस किंग नहीं है भैया कहीं पे भी। तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, विल्किंस है, किंग ही करवा सकता है भगवत गीता का अनुवाद। तो विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद करवाया है, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वॉरेन हेस्टिंग ने लिखी थी। मतलब अंग्रेज लिख रहे हैं, ये नहीं कि कोई संस्कृत जो ये आप विद्यालय में पढ़ा रहे हो संस्कृत गुरुओं से लिखे, तो नहीं, वॉरेन हेस्टिंग ने खुद लिखी है। विल्किंस ने फारसी और बंगला मुद्रण के लिए ढलाई के अक्षरों का आविष्कार किया था। तो इन्हें क्या किया? तो जो हमारी भगवत गीता थी उसको फारसी में और बंगाल ये जो भाषा है ना उसमें भी उसका मुद्रण करा दिया है, ढलाई करवा के। और जो हमारे माइकल मधुसूदन दत्त थे, उनको क्या भेजा है? पेरिस में एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान कर दी। नेक्स्ट आते हैं हाल हेड। इनका तो नाम 1857 की क्रांति में सुना था, हाल हेड का, है ना। तो ये क्या है? यहाँ पे देखते हैं। हाल हेड ने 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित की है। आती भी थी इनको? उनके हेड में जाती थी थोड़ी बहुत? नहीं पता, नहीं जाती थी या जाती थी नहीं मालूम, लेकिन इन्हें संस्कृत व्याकरण लिख दी। तो हॉल हेड के द्वारा 1778 में संस्कृत व्याकरण प्रकाशित कर दी गई। सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हो गए। तो भैया कौन बन गए हैं? विलियम जोन्स के साथ बन गए हैं। वॉरेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त कर दिए गए। इनकी प्रेरणा से ही 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई है। तो जो ये विलियम जोन्स है ना, इनने ही सलाह दी थी कि भाई चलो तुम एशिया की जितनी बुक्स हैं अपन उनको ट्रांसलेट करते हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा करवाई गई है? तो सर विलियम जोन्स के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग से करवाई है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करवाई है। स्वयं इसकी सभापति भी नियुक्त हुए थे। तो ऐसे इन्हें सलाह नहीं दी थी, बल्कि खुद सभापति बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सलाह दी। तो विलियम जोन्स क्या बन गए?
जो एशियाटिक सोसाइटी है उसके सभापति नियुक्त हो गए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का प्रयास करी था। अरे भैया, ये आए हैं विदेश से, भारत में रह रहे हैं, तो अब भैया भारत का अतीत भी तो जानना है, रिसर्च भी तो करनी है। तो एशियाटिक रिसर्च नामक एक पत्रिका के माध्यम से जो एशियाटिक सोसाइटी है वह प्रकाशन करती थी और जो भारत का अतीत है, इतिहास को वगैरह को प्रकाश में लाने का कार्य करती थी। कौन? एशियाटिक सोसाइटी। मतलब पूरा इतिहास में जो गोलमाल किया है वो इन्हीं ब्रिटिश लोगों के द्वारा किया गया है। तभी तो अब ये साक्ष्य मिलते हैं। संस्कृत में कनिष्ठ थी कि भैया ये लोग सीख ही नहीं पाते थे अच्छे से। अच्छा हुआ कि हमारे पूर्वज संस्कृतों में कोडिंग करके गए थे, वरना ये तो नहीं पता क्या करते। इस क्रम में इन्होंने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया और इनके 5 संस्करण प्रकाशित किए। तो जो विलियम जोन्स थे, इन्हें क्या किया था, जो एशियाटिक रिसर्च नामक की पत्रिका को निकाला जिसमें जो हमारे भारत का अतीत है उसको बताया जाता था। इसी के समय जो हमारी कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम है उसका भी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था 1789 के समय। 1854 ईस्वी के पश्चात पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। मतलब इन्होंने कुछ शिक्षा में प्रसार किया था, पाश्चात्य शिक्षा सिखा रहे थे, अंग्रेजी सिखा रहे थे हमारे भारतीयों को। तो इन्होंने कहा कि चलो हम देखते हैं इन्होंने कितनी अंग्रेजी सिखाई है, क्या बच्चे पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसका परीक्षण करने के लिए 1882 में एक W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर देती है। तो ये क्या करती थी, जो प्राथमिक शिक्षा है, जो हमारी नर्सरी, केजी वगैरह हो गई, LKG वगैरह हो गई, इसमें सुधार करने का और उसके विकास करने पर जोर दे रहा था। क्योंकि भाई इनको 12th तो करवा नहीं देंगे, 12 साल तो हुए नहीं इनको, बल्कि अभी छोटे छोटे बच्चों का भी एडमिशन हुआ है। तो जो प्रारंभिक शिक्षा में सुधार किया है और विकास पर जोर देने के लिए कहा था किसने, W हंटर आयोग के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। अलग अलग रंग लेकर आए। ये तो किसका टाइम है, ये है हमारे कर्जन का टाइम है ना। तो 8 नवंबर 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला लिया गया। जैसे ही इन्होंने क्या बनाया, रंग नेशनल स्कूल बनाया, रंगपुर नेशनल स्कूल बनाया। पहले संस्कृत को, पहले मदरसा बना, फिर संस्कृत स्कूल बनी, अब क्या होगी, नॉर्मल स्कूल बनेगी। अलग अलग रंगों से है क्योंकि बच्चे आएंगे पढ़ने के लिए, तो अलग अलग रंग कर दिए। नर्सरी वगैरह में एडमिशन होगा, कलरफुल बना दिया उसको, है ना। रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई कब, 1905 में। फिर इसी टाइम 16 नवंबर 1905 में क्या हुआ, कलकत्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। इसमें कहा गया कि भारत जो हमारा राष्ट्रीय साहित्य है, वैज्ञानिक है और तकनीकी की शिक्षा भी हम इनको देंगे। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला लिया गया। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी गई। कब हुई है स्थापना, 1906 को स्थापना हुई है, 15 अगस्त के दिन राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। तो जो भारत में मिशनरी वगैरह, मतलब जितने भी लोग हैं, कोई भी पैसा कमाएंगे, अंग्रेज जितना पैसा कमाएंगे तो अपने राजस्व से क्या देंगे, कुछ शिक्षा के लिए योगदान देंगे। तो कितना दिया जाएगा, तो 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था 1813 के चार्टर्ड अधिनियम में। नेक्स्ट आता है सैडलर आयोग, शिक्षा से संबंधित। पहला आया है हंटर आयोग, दूसरा आया है सैडलर आयोग। सब कुछ सेट करने के लिए आया था सैडलर आयोग, शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन एवं रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। तो जो हमारा कलकत्ता विश्वविद्यालय है उसकी संभावना के अध्ययन के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया 1917 को। डॉक्टर M.E. सैडलर जो कि लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, उन्हें इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो क्यों बनाया गया था ये आयोग, क्यों बनाया था, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है उसकी संभावनाओं की अध्ययन करने के लिए और रिपोर्ट देने के लिए आयोग बनाया गया। इसके प्रमुख बनाए गए थे M.E. सैडलर। और ये कौन थे, तो यह लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इस आयोग के सदस्य 2 भारतीय थे। तो भैया ऐसे नहीं कि ये सैंडल पहन के आए और भारत में बदलाव कर देंगे, नहीं, बल्कि 2 भारतीयों को भी इन्होंने रखा था, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इन्हें क्या करना है, शिक्षा पे इनको सुधार करने हैं, शिक्षा से रिलेटेड संबंधित कानून बनाने हैं या फिर कोई भी कुछ भी करना है तो दोनों धर्म से लेना पड़ेगा ना। तो एक ने हिंदू से उठाया तो उनका नाम था आशुतोष मुखर्जी और दूसरे मुस्लिम संप्रदाय से उठाया जिनका नाम था जियाउद्दीन अहमद।
और खुद कौन थे? खुद अंग्रेज थे, M.E. सैडलर। इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया था। 3 सदस्यीय आयोग था ये। 2 भारतीय थे, पहले आते हैं एक हिंदू जो आशुतोष मुखर्जी, दूसरे थे मुस्लिम जिनका नाम था, भूल नहीं, जियाउद्दीन अहमद, और तीसरे को खुद थे ब्रिटिश जिनका नाम था सैडलर। कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए इनको बनाया गया था, इस आयोग को। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना होगा। देखो पहले आता है हमारे जो हंटर आयोग, उन्होंने क्या कहा था? प्राथमिक शिक्षा को सुधार करो। क्यों? क्योंकि इन्होंने अभी तो अपनी भाषा शिक्षा को इंट्रोड्यूस कराया है ना भारत में, तो भैया आप बच्चे एडमिशन लेंगे तो नर्सरी, LKG UKG वगैरह में एडमिशन हुआ, तो प्राइमरी शिक्षा पर इन्होंने जोर देने की बात कही थी। नेक्स्ट आता है सैडलर आयोग। अब बच्चे क्या हो गए, थोड़े से बड़े हो गए ना, माध्यमिक शिक्षा में पहुंच गए, तो इन्होंने माध्यमिक शिक्षा सुधार पर जोर दिया है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के लिए विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का एक प्रमुख नियुक्त किया था। तो अब भैया भाषाई की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कहीं फारसी चल रही थी, कहीं उर्दू, कहीं कश्मीरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बहुत सारी भाषाएं चल रही थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति में यदि हम भाषा संबंधी विवाद से निपटना है तो इसके लिए विलियम बेंटिक के द्वारा, जो विलियम बेंटिक हैं उनके द्वारा उनकी काउंसिल में एक विधि सदस्य को नियुक्त किया गया था जिनका नाम था लॉर्ड मैकाले। किससे संबंधित? भाषा संबंधी विवाद ने उनको निपटने के लिए बनाया गया था। तो लोक शिक्षा समिति का प्रमुख बनाया गया था। लोक को शिक्षा कैसे दी जाएगी, इसके प्रमुख बनाए गए लॉर्ड मैकाले। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था कि भैया ना हिंदी लो, ना इनकी भाषा लो, ना उनकी भाषा लो, सिंपल सी बात है, अंग्रेजी लेकर आ जाओ, सब काम हो जाएगा। सबको सीखनी पड़ेगी, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई, कोई भी व्यक्ति हो, उसको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। सबके लिए एक ही आदत, मतलब सब सीखेंगे। तो इन्होंने किसका समर्थन किया था? अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत था, थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। मतलब इन्होंने क्या कर दिया? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन लगा दी ना, शिक्षा से संबंधित है। इस सिद्धांत का यह अर्थ है कि शिक्षा समाज के उच्च वर्गों को ही दी जाए, इस वर्ग में से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचेगा। तो जो इन्होंने अंग्रेजों ने पहले क्या किया? हिंदू मुस्लिम को बांट दिया, पहले मदरसा, फिर स्कूल, फिर संस्कृत विद्यालय बनवा दिया, उनको कट्टर बना दिया। अब क्या किया है उनने? अब 2 वर्गों को काट रहे हैं। कैसे? अमीर और गरीब को। तो क्या किया है? अमीरों को शिक्षा दे रहे हैं, गरीबों को नहीं दे रहे हैं, है ना। तो इसको क्या कहा गया है कि अमीरों को शिक्षा दी जानी चाहिए और उन्हीं से ही नीचे जो समाज है, अन्य समाज में जनसाधारण तक यह शिक्षा पहुंचेगी। इस सिद्धांत को कहा गया है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र में पड़ी थी। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया था कि यूरोप में एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। सीरियसली पढ़ना कभी हम लोगों के संस्कृत के ग्रंथ, दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा लॉर्ड मैकाले का, है ना। तो इन्होंने क्या कहा था? ऑब्वियसली ब्रिटिश है तो वो भारत को हमेशा तुच्छ ही समझते थे। तो जो लॉर्ड मैकाले हैं, इनके जो स्मरण पत्र है, इसमें सबसे पहले आधुनिक शिक्षा की नींव डली थी 1835 में। इन्होंने क्या कहा था? तो हमारे भारतीय रीति रिवाजों को तिरस्कृत करने के लिए इन्होंने कुछ वर्ड कहे थे जो कि इस प्रकार थे कि यूरोप में एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्यों से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1935 को प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया था। तो जो विलियम बेंटिक थे वो भी ब्रिटिश थे, इन्होंने भी उनका दृष्टिकोण अपना लिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में ही 7 मार्च 1935 में जो प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, जो कि 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1935 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करके भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम प्रदान कर दिया गया है। तो किसके समय किया गया है? तो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के समय में, जो कि 1828 से 1835 तक रहे हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड में 7 मार्च 1935 को लॉर्ड मैकाले का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और जो उच्च शिक्षा है उसका माध्यम अंग्रेजी को चुना गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मैकाले के प्रस्ताव को। 1854 में
चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना 1857 को की है। फिर भी 1857 की क्रांति इन्होंने करवा दी। तो कौन सा एक्ट आया या अधिनियम आया है? तो ये आया है 1854 का। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय बनाई गई हैं। कौन कौन सी? मद्रास, मुंबई और कलकत्ता में 1857 को। डी के कर्वे के प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। भैया इन्होंने सबके लिए किया, लेकिन महिलाओं के लिए किसी ने नहीं किया, तो अब कुछ करने के लिए आए हैं डी के कर्वे। इन्होंने मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई है। यह महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना करवाई थी। तो कुछ करने आए हैं तो कुछ करके भी जाएंगे। मुंबई के हैं और इन्होंने मुंबई में पहली महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई है। किनके द्वारा? डी के कर्वे जी के द्वारा। महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्होंने जो विधवा है उनके उत्थान के लिए भी कार्य किया है। तो इन्होंने कौन सी मंडली बनवाई है? विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना करवाई है। 1896 में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना करवाई थी। तो 1896 में पूना में एक विधवा गृह की स्थापना करवाई। इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। 1958 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। तो अभी जब भारत आज़ाद हुआ तो इनको डी के कर्वे जी को भारत रत्न दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। इन्होंने क्या क्या बनवाया है? पहला आता है विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना करवाई है और पूना में विधवा गृह की स्थापना करवाई है 1896 में, और इनको 1958 में दिया गया है भारत रत्न। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना मूलतः न्यू इंडियन स्कूल के प्रारंभ में पुणे में की गई थी। तो जो हमारे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो न्यू इंग्लिश स्कूल के रूप में प्रारंभ की गई थी पुणे में। तो भैया अभी तक इंग्लिश स्कूल नहीं खुली थी, तो पहले खुल गई, ये पूरा ढक्कन खोल दिया एजुकेशन का। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ 1880 के साथ पुणे में किया गया था। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी। तो इसकी स्थापना करने के लिए प्रारंभ किया गया था 1880 में पुणे में न्यू इंग्लिश स्कूल के रूप में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को। लेकिन इसको औपचारिक रूप से प्रारंभ कब किया गया है? 1884 में। इस संस्थान के संस्थापक में आते हैं, पहले आते हैं बी के चिपलुनकर, बी जी तिलक, गोपाल गणेश आगरकर और एम बी नागजोशी प्रमुख थे। तो जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी थी इनके सदस्य कौन थे? संस्थापक सदस्य थे बी के चपलुनकर जी, बी जी तिलक, गोपाल गणेश आगरकर और एम बी नागजोशी जी इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य रहे हैं। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रवर्तक या प्रचारकों में से एक रहे हैं। जो हमारे राजा राम मोहन राय हैं इन्होंने आधुनिक शिक्षा में सबसे पहले या प्रारंभिक प्रचारक ये माने जाते हैं। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में एक प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई थी। तो हिंदू कॉलेज किसके द्वारा बनवाई गई है? राजा राम मोहन राय के द्वारा बनवाई गई है। कहाँ पर? कलकत्ता में बनवाई है। किसके साथ मिलकर? जो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के द्वारा बनवाई गई है 1817 में। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में हुई थी। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना 1875 में ही की गई थी अलीगढ़ में, और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में की गई थी। देखो सबसे पहले आती है हिंदू कॉलेज। इसकी स्थापना कब की गई है? 1817 में की गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा। उनने सदस्य किसी साथ की है, तो डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ की है। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई है। हिंदू कॉलेज 1817 में बना था। 1824 में बना है कौन सा? दिल्ली कॉलेज की स्थापना। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज और मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में दोनों साथ साथ हुई है। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की है। जो हमारे मदन मोहन मालवीय जी हैं इन्होंने कहा था कि हमारे विश्वविद्यालय में जो शिक्षा दी जाती है उसमें धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इन्होंने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। किसने? मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। बनारस में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई है, क्योंकि ये चाहते थे कि विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा भी दी जाए।
वर्ष 1919 से 1939 तक यहाँ के कुलपति भी रहे थे मदन मोहन मालवीय जी। इन्होंने हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय और मर्यादा नामक पत्रिकाएं प्रकाशित की थी। तो इनके द्वारा धार्मिक शिक्षा की विश्वविद्यालय में देने की सलाह दी गई थी मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। इनके द्वारा बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई और वहाँ पर यह 1919 से 1939 तक कुलपति रहे हैं। इनके द्वारा हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय और मर्यादा नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया गया है। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ पे स्थापित कराया था? तो पहला मदरसा खोला गया था कलकत्ता में। 1780 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करवाई गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक हैं विलियम जोन्स। 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक एवं जो प्राकृतिक इतिहास है, पुरातत्व संबंधी कला है, विज्ञान है, साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 में बनारस में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोली गई थी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की गई थी जोनाथन डंकर के द्वारा। कथन फिर देखने हैं कारण। भारत में या बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्थान की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ये सही है। हम कारण देते हैं। वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भ्रष्ट विद्वान और पाश्चात्य विद्या के प्रखर समर्थक थे जो कि संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययनों को प्रोत्साहित करते थे। ये भी सही है क्योंकि जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो क्या करते थे? उद्भ्रष्ट विद्वान, पाश्चात्य शिक्षा या विद्या के प्रखर समर्थक थे जो कि संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन करता था। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 1785 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह स्वयं एक उद्भ्रष्ट विद्वान एवं पाश्चात्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो कि संस्कृत, फारसी, अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। इसके सहयोग एवं समर्थन से ही 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तथापि उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्थान की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार किया था। चार्ल्स विल्किंस, नोथालियन हेडेड, जोनाथन डंकन आदि ने वॉरेन हेस्टिंग के प्रयास और समर्थन के साथ ही पाश्चात्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विल्किंसन द्वारा ही भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न अनुसार जो कथन दो बातों का जिक्र करते हैं। पहले आती है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में इसकी अध्यक्षता स्वीकार ना करना। वही कारण में इसका स्वयं विद्वान होना और पाश्चात्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है। यहाँ पाश्चात्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित कथन की दोनों बातों का कारण होना पुष्ट करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत कथन और कारण दोनों ही सही हैं तथा कारण कथन का सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किसी पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को। पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 में की गई थी। वर्ष 1829 के शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि भी की गई थी। निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से कौन था जिसका सर्वप्रथम भगवत गीता का अनुवाद किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा किया गया था। इसकी प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लिखी गई थी। वॉरेन हेस्टिंग के काल में चार्ल्स विल्किंसन के द्वारा भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद हुआ था। इसकी प्रस्तावना को वॉरेन हेस्टिंग ने लिखा था। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला की पहली बार अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया है? तो ये कौन है? सर विलियम जोन्स हैं। सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। इनकी प्रेरणा पर
1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। वे स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए थे। संस्थान ने एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया था। इसी क्रम में 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जिसके 5 संस्करण प्रकाशित किए गए। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रचार का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य है जो हमारे छोटे प्रशासनिक पद हैं उन पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। तो हमारे यहाँ पे पाश्चात्य शिक्षा क्यों पहुँचाई जा रही थी, आधुनिक शिक्षा क्यों पहुँचाई जा रही थी? तो उनका उद्देश्य है जो छोटे प्रशासनिक पद हैं उन पर नियुक्ति हेतु जो शिक्षित भारतीय हैं उनकी आवश्यकता। ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कराने के पीछे उनका मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकार शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी। इससे प्रशासन एवं ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटे कर्मचारियों की और बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो ये था चार्टर्ड अधिनियम 1813 का। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया और प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की थी। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बताना है। पहली आती है सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रांट्स इन एड शुरू की गई थी। तो वुड डिस्पैच में क्या शुरू किया गया था? सहायता अनुदान व्यवस्था स्थापित की गई थी। विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ये दोनों ही सही हैं। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। नहीं, अंग्रेजी की सिफारिश ने नहीं की थी। मतलब पहला और दूसरा सही है लेकिन तीसरा गलत है। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के द्वारा 1854 में जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा का उद्देश्य माध्यम सुधारों आदि पर विचार करना था। जो माध्यमिक शिक्षा है उस पर सुधार करने पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बताया था। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया था, परंतु साथ ही देशी भाषाओं के विकास को भी महत्व दिया गया था। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना यह व्यवस्था की गई थी। इसमें इस बात पर बल देती है कि सरकारी संस्थान में दी जाने वाली शिक्षा धर्म निरपेक्ष हो। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति भी चलाने की सिफारिश दी गई थी। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो यह आया था शिक्षा से संबंधित था 1854 को। वुड्स घोषणा पत्र यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इसे वुड का डिस्पैच कहा जाता है। 100 अनुच्छेद वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा का उद्देश्य, माध्यम, सुधार आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बताया था। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम में दिए जाने पर बल दिया गया था, परंतु साथ ही देशी भाषाओं के विकास को भी महत्व दिया गया था। इनके अनुसार लंदन में विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और यह 1857 में की भी गई थी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट के विकास पर विशेष जोर दी थी। तो जो हंटर कमीशन था उसकी रिपोर्ट बतानी है तो प्राथमिक शिक्षा को विशेष जोर दिया है हंटर कमीशन के द्वारा। 1854 के पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन ने W. हंटर की अध्यक्षता में एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की, जो कि पहला था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की गई थी? तो पहली भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति को लॉर्ड रिपन ने 1882 में किया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेशनल काउंसिल
ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1906 को। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम वर्ष 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्य, वैज्ञानिक, तकनीकी शिक्षा देने के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला लिया गया और 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। सैडलर आयोग संबंधित है, तो सैडलर आयोग, सैडल पेन क्या था? 2 भारतीय भी थे, शिक्षा से संबंधित है। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन करने के लिए उसके लिए रिपोर्ट की एक आयोग नियुक्त किया। इसमें M.E. सैडलर, जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग पर विचार देने के लिए यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना आवश्यक है। वर्ष 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की गई थी। यही भी बताया गया था कि इससे कॉलेज विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक समन्वय नहीं हुआ है। ठीक समन्वय नहीं हो पाया है। किसकी निंदा की गई थी? तो 1904 में जो आया विश्वविद्यालय अधिनियम था उसकी निंदा इसमें की गई थी। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब बनाया था? तो इसकी स्थापना की गई थी 1917 में, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे? तो उनका नाम था सैयद हुसैन बेलग्रामी और दूसरे आते हैं न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बेलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे, तो ये हमारी अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले 1935 में आए थे, नहीं 1835 में आए थे। भारतीय शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी ही संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा हेतु समर्थन किया था, या अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था शिक्षा के लिए। भारत में औपनिवेशिक कार्य में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से संबंधित था, फिल्ट्रेशन है ना। भारत में औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छान छान कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। भारत में शैक्षिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी 1835 के मैकाले के स्मरण में। तो 1835 के मैकाले के स्मरण पड़ी थी अंग्रेजी शिक्षा की नींव। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी है। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव के द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया था। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी, पहले आता है 1813 का चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। इसमें 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 में भी किया गया था, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में, और पाश्य विद आंग्ल विद विवाद के द्वारा भी किया गया था। तीनों सही है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को
हितोत्साहित किया था और पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया था। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को अपनाया गया था। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की गई थी। किसकी की गई थी? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की। इस समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के द्वारा 1828 से 1835 तक के काल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकार करके भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो और एल्फिस्टन, जबकि H.T. प्रिंसेप पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। H.T. प्रिंसेप पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। किसके काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के समय। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के द्वारा 1828 से 1835 तक कार्य कर रहा है। इनके टाइम पर 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करके भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्वकर्ता में मुनरो, एल्फिस्टन और H.T. प्रिंसेप पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक के नेतृत्वकर्ता थे। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना 1857 को हुई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, मुंबई की स्थापना 1857 को की गई थी। किसकी सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय खोली है? तो D.K. कर्वे के द्वारा महिला विश्वविद्यालय मुंबई में खोली गई थी। D.K. कर्वे के सतत प्रयत्नों से वर्ष 1916 में मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वे महाराष्ट्र के समाज सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना की। 1896 में इन्हें पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था और 1958 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित है बीजे तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई थी। इस संस्था के संस्थापक में आते हैं B.K. चिपलुनकर, B.G. तिलक, M.B. नागजोशी और गोपाल गणेश अगरकर। जस्टिस रणाटे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे, जबकि इनके 5 संरक्षक में से एक थे। निम्नलिखित कॉलेज में सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई थी? सबसे पहले कौन सा बना था? तो हिंदू कॉलेज बना था कलकत्ता में सबसे पहले। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक हैं। इन्होंने 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कराई। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई है। अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई है और अलीगढ़ में की गई थी, और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में की गई थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में कब हुई है? 1875 में। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। भारत में औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। पहला आता है हमारे बनारस का संस्कृत कॉलेज। तो बनारस का संस्कृत कॉलेज बनवाया था जोनासन डंकन के द्वारा बनवाया गया था। कलकत्ता का मदरसा बनवाया है वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, तो दूसरा सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज ये बनवाया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाई है बेलेजली के टाइम पे, तो दूसरा बात सही है। तो पहले आते हैं बनारस का संस्कृत कॉलेज। इसकी स्थापना जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में की गई थी।
फिर आता है कलकत्ता का मदरसा, यह वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा 1780 में बनवाया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली के द्वारा बनवाया गया था 1800 में, वेलेजली के समय। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए करवाई थी, तो क्यों करवाई थी, किस लिए कराई गई थी, तो यह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करता था। जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए प्रशिक्षित देने के लिए बनवाई गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी वेलेजली के समय। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली के द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो पहले आता है हमारा, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई है। तो ये तो भैया गलत है, क्योंकि यह 10 जून नहीं बल्कि क्या है 10 जुलाई है ना। पहला क्या है 10 जून नहीं बल्कि जुलाई है, इसलिए ये गलत हो जाता है। दूसरा, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो ये भी सही, ये सही है। जो सिविल सेवक थे ना उनको भारतीय भाषा का ज्ञान देना था, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी वेलेजली के समय। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की है, तो ये रहे हैं हमारे मदन मोहन मालवीय जी। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने प्रबल रूप से वकालत की है। मदन मोहन मालवीय जी अग्रणी राष्ट्रवादी एवं देशभक्त रहे हैं। वे प्रारंभ में एक स्कूल अध्यापक और बाद में व्यवसाय से वकील रहे थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है, स्थापना तो मदन मोहन मालवीय जी ने करवाई थी, लेकिन शिलान्यास किया गया है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। हट कर दिया, तो हार्डिंग के द्वारा कराई गई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किससे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था, तो ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, तो इसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को वाराणसी का सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इसकी स्थापना 1916 को महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी, और इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी, हार्डिंग के द्वारा रखी गई थी। इसके साथ आज हमारा वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे। एंड फिर से सॉरी मेरी आवाज़ के लिए, थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए।